रूपा अपने बड़े भैया अजीत की बात सुनकर एकदम से हैरान रह गई। पापा को भैया यह क्या कह गए कि 9वीं फेल? वे क्या जाने कि पढ़ाई और डिग्री क्या चीज़ होती है। पापा 9वीं फेल है या पास है यह तो बात की बात है, पर उन्होंने जो इतना बड़ा कारोबार अपने बूते खड़ा किया है, क्या वह ऐसे ही कर दिया है? क्या वे नहीं देख और जान रहे हैं कि न जाने कितने नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। आंगन में खड़े रूपा के पापा उमेश एकदम से जड़ होकर आसमान की तरफ देखते रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो कुछ पाया है क्या वह सब बेकार है। उन्होंने जो कुछ बिना किसी डिग्री के हासिल किया है क्या वह यूं ही भाग्य भरोसे मिल गया है? नहीं, यह संयोग नहीं है कि उमेश शहर के जाने माने कारोबारी है। वे शहर की एक मशहूर कपड़ों की दुकान के मालिक है, जिनके यहाँ स्टाफ के 20-20 लोग खटते हैं। और भैया उन्हें 9वीं फेल बता रहे हैं। 9वीं फेल मतलब क्या है? यही न कि पापा कम अक्ल है और उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। भैया यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको पापा के बारे में जानकारी नहीं है कि गांव का स्कूल बनवाने में इनका कितना बड़ा योगदान है? स्कूल की जमीन खरीदने से लेकर उसकी इमारत बनवाने तक में इन्होंने पैसे से भरपूर मदद की है। रूपा अपने भैया अजीत को जैसे झकझोर रही थी। इस शहर में न जाने कितनी ही सभा सोसाइटियों के वे सदस्य हैं। ठीक है कि ज़्यादा बिजी होने के वजह से वो हर जगह नहीं जा पाते हैं, लेकिन पापा ने फर्श से अर्श तक का एक लंबा फासला तय किया है और तुम इनको कह रहे हो कि ये 9वीं फेल है। क्या डिग्रियों से ही अक्ल का वास्ता रहता है? रूपा तुम अपना ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो। अजीत अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। जो सच है वह सच है, मैंने क्या गलत कहा है? हाँ तुम गलत कह रहे हो, जरा सुनो तो। मगर तब तक अजीत अपनी बाइक लेकर जा चुका था। रूपा की माँ रेखा रसोई में थी। उन्होंने यह बात सुनी ही नहीं या फिर शायद अनसुनी कर दी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता कि अजीत कभी गलत नहीं कह सकता, बेटे गलत नहीं हो सकते। आज उन्हें कहीं जाना था, शायद किसी फंक्शन में। उसके लिए उन्होंने बढ़िया कपड़े भी निकाले थे, मगर अब उनका मूड खराब हो चुका था। वे कुर्ता पजामा पहनकर बाहर निकल गए। अब शायद वे शाम की सैर करने के लिए पार्क जाना चाह रहे थे। रूपा शुरू से ही ऐसा देखती आई है, जब भी पापा तनाव में होते हैं तब वे या तो पार्क में चले जाते हैं या फिर गंगा किनारे टहलने निकल जाते हैं। पापा आप रुकिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रूपा उमेश से मनुहार करते हुए बोली। आपके साथ मैं भी चाय ले लूँगी, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मगर जब तक रूपा चाय बनाकर लाती तब तक उमेश कपड़े पहनकर निकल चुके थे। रूपा ने चाय के दोनों प्याले वहीं रख दिए। अब चाय क्या पीना, पापा तो निकल चुके हैं। उन्हें भैया की बातों से गहरी चोट लगी थी। भैया ने उस पर जो आरोप लगाया वह क्या सही है? क्या सिर्फ डिग्री ही कामयाबी का पैमाना है? भैया यह जानते हैं, फिर भी वे बोल कर निकल गए। ठीक है कि पापा कुछ पुराने जमाने के हैं, जींस शर्ट की जगह साधारण पैंट शर्ट पहनते हैं, मगर वे किसी भी मामले में किसी से कम है क्या जो उन्हें अनदेखा किया जाए? इधर रूपा अपने भैया अजीत की हरकतों को देख और महसूस कर रही थी कि पापा की बातें और बर्ताव उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता कि पापा किसी सरकारी ऑफिस में बड़े अफसर होते तो कितना अच्छा रहता। पढ़े लिखे लोगों का कुछ अलग ही रुतबा होता है, लेकिन इतनी बड़ी दुकान चलाने के लिए भी तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। अजीत को पापा से हजार शिकायतें थी, जैसे पापा में वह आत्मविश्वास नहीं है जो किसी स्मार्ट इंसान में होना चाहिए। उनके कपड़े पहनने और चलने का ढंग भी ठीक नहीं है। पता नहीं लोग उन्हें कैसे झेल लेते हैं। पहली ही नज़र में दिख जाता है कि वे 9वीं फेल है। अपने पापा की पढ़ाई के प्रति अजीत की हीन भावना कोई एक दिन में नहीं उपजी थी। उसे याद है, जब उसने 12वीं पास करने के बाद एक कॉलेज में फॉर्म भरा था, तब पापा उसके साथ गए थे। वहाँ दिए गए फॉर्म के एक कॉलम में जब पापा ने 8वीं पास लिखा था, तब कॉलेज का बाबू मुस्कुरा कर बोला था, चलो अच्छा है, बाप 8वीं पास है तो बेटा 12वीं पास कर गया, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कॉलेज भी पास कर ही जाएगा। तब अजीत खुद कम उम्र का था, इसलिए वह क्लर्क को वह जवाब नहीं दे पाया था, मगर अब तो वह सब कुछ देख समझ रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वह दिल्ली से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। रूपा सोच रही थी कि आजकल की पढ़ाई में कितना खर्च है, इसे तो अजीत भैया समझ ही रहे होंगे। उनके पीछे वह भी तो पढ़ाई कर रही है। अपनी पढ़ाई के वक्त वह भी पापा के साथ कॉलेज गई थी। पापा की बड़ी इच्छा थी कि रूपा मेडिकल की पढ़ाई करे। देख रही हो न कि आजकल माहौल कितना खराब है, लोगों की सेहत भी अच्छी नहीं रहती है, बुढ़ापे में तो और भी दिक्कत होती है। तुम डॉक्टर बनोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो डॉक्टरों के चोचले और नखरों से माथा खराब रहता है, उमेश ने रूपा से कहा था। रूपा का सिर दर्द करने लगा था। उसने टेलीविज़न ऑन कर दिया। वहाँ भी वही रूटीन टाइप की चीज़ें। मोबाइल फ़ोन में भी उसका मन नहीं लगा।
वह बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। जब जब रूपा घर आती है तो एक चक्कर वह गांव का भी लगा लेती है। वहाँ उसके बड़े पापा और चाचा रहते हैं। वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से वह खेत बागानों में घूमती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता। चाचा रूपा से हंसकर कहते, तुमको गांव बहुत अच्छा लगता है, चलो अच्छा है, पर गांव में डॉक्टर की कमी है, तुम यहीं आकर अपनी प्रैक्टिस करना। उमेश तो गांव छोड़कर शहर भाग गया, तुम उसकी कमी पूरी कर देना। तुम भी क्या बात करते हो, शादी के बाद रूपा अपने ससुराल जाएगी कि यहाँ रहेगी? बड़े ताऊजी हंसकर कहते, वैसे रूपा बेटी जहाँ भी जाएगी वहाँ की शोभा ही बढ़ाएगी। इसके जन्म के साथ ही उमेश के कारोबार में इजाफा हुआ था, तभी तो उसने अपनी दुकान का नाम रूपा वस्त्रालय रखा है। और तुम देखना, वह इसकी शादी भी किसी बड़े शहर में ही करेगा। मगर रूपा तो खेत और बागानों में ही घूमकर खुश होती है, कहती है कि यहाँ बड़ी शांति है। उसे नहीं पता कि यहाँ धर्म और जाति में गांव कितना बटा हुआ है, बहुत राजनीति है गांव में। चाचा रूपा से कहते, शहर भी धर्म और जाति में बटे हुए हैं चाचा जी। रूपा हंसकर कहती, आपने वहाँ के अंदरूनी हालात को नहीं देखा है ना, बस उसके ऊपर प्रशासनिक अनुशासन या डर का एक मुलम्बा चढ़ा हुआ है, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। और वहाँ के राजनीतिक हालात के बारे में तो पूछिए ही मत, मगर वहाँ कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, चाचा बोले। तभी तो उमेश अपने कारोबार में कामयाब हुआ है। सो तो है ही, बाबूजी के मरने के बाद हम अनाथ हो गए थे। उस समय उमेश 8वीं क्लास में पढ़ता था। अब घर कैसे चले, सो उसकी चिंता हमें खाने लगी थी। मैं तो नीरा बेवकूफ़ ठहरा, खेतीबाड़ी करने के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। ऐसे में उमेश ने हिम्मत करके दुर्गा पूजा के वक्त पंडाल के पास ही एक खिलौने की दुकान लगा ली थी। उसमें उसे कुछ मुनाफा हुआ तो उसने दीपावली में पटाखों की दुकान खोल ली। इस तरह वह छोटे छोटे काम करता रह गया। इस चक्कर में वह मुश्किल से 8वीं जमात ही पास कर पाया था, मगर उसे दुकानदारी कर कमाई करने का जो भूत सवार हुआ तो उसमें लगता ही गया। बाद में उसने स्कूल के पास ही एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली थी। इसका असर यह हुआ कि उसकी दुकान तो चल गई, लेकिन वह 9वीं जमात पास नहीं कर पाया। मगर लेन देन में वह काफ़ी कुशल था, सो महाजन भी उसे रुपए देने में आनाकानी नहीं करते थे। आगे चलकर जब वह जयपुर से माल उठाने लगा तो काम और भी चल निकला। देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसकी पढ़ाई चौपट हो गई थी। ताऊजी ने कहा, लेकिन उमेश ने मेरी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था, चाचा बोले। उसने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वह तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। फिर भी उसके दबाव की वजह से मैं मैट्रिक पास कर गया। पढ़ाई के लिए उमेश की जो लगन थी, उसी ने शायद तुम लोगों को पढ़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उसे लगता है कि नई पीढ़ी का पढ़ना लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह तुमको और अजीत को पढ़ने में कोई कमी नहीं कर रहा था। सो तो है चाचा जी, रूपा गर्व से बोली। हमारी पढ़ाई के लिए पापा हमेशा सहज रहे। हमने जो पढ़ना और बनना चाहा उसके लिए वे हमेशा तैयार रहे, कभी कोई कमी नहीं होने दी। अजीत भैया इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहते थे, सो वहाँ भी उन्हें भेजकर पूरी तैयारी कराई। खर्च की तो कभी उन्होंने परवाह ही नहीं की। तुम तो सब जानती हो रूपा बेटी, अब तुम्हें क्या बताऊं, ताऊजी बोले। मगर आज वही अजीत भैया पापा को क्या कह गए? क्या वे नहीं जानते कि पापा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है? ठीक है कि वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर इसके लिए क्या वे ही कसूरवार है? क्या उन दिनों के हालात कसूरवार नहीं है जिनकी वजह से वे आगे बढ़ नहीं पाए थे? फिर भी पापा ने थोड़ी सी पूंजी से अपना कारोबार गांव में शुरू किया था। सीजनल टाइम में वे शहर से अपने गांव में सामान लाते थे और बेचते थे। इसके लिए उन्हें गांव के महाजन से सूद पर पैसा लेना पड़ता था। बाद में पापा सीजनल धंधों को दरकिनार कर सिर्फ कपड़े के कारोबार में हाथ आजमाने लगे थे। कपड़ों की पहचान और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी दुकान को खूब आगे बढ़ा लिया था। धीरे धीरे पापा को जयपुर आते जाते वहाँ के हाट बाजार का भी हाल मालूम चल गया था। तब उन्हें लगा था कि अगर वे जयपुर में अपनी एक दुकान खोल ले तो उन्हें अपने कारोबार में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। एक कारोबारी को जब रुपए की ज़रूरत पड़ी तो उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। तब पापा ने अपनी जमा पूंजी लगाकर वह दुकान खरीद ली थी। दुकान का नाम भी उन्होंने रूपा के नाम पर रखा था। पापा का मानना था कि जैसे ही रूपा का जन्म हुआ तो उनके कारोबार में तरक्की हुई थी और वे इस दुकान को खरीदने में कामयाब हुए थे। फिर तो धीरे धीरे वे कारोबार को बढ़ाते ही चले गए थे, जिसके बाद सबसे पहले किराए का मकान लेकर अपने परिवार को बुलाया। रूपा उस समय छोटी सी प्यारी बच्ची थी। पूरे प्यार के साथ उन्होंने उसका दाखिला एक नर्सरी स्कूल में कराया था।
अजीत भैया उन दिनों गांव के एक सरकारी स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ते थे। फिर काफ़ी भाग दौड़ के बाद एक अच्छे स्कूल में अजीत का दाखिला हुआ था। एक तो भैया पहले ही फिजूल खर्च थे, उनकी पढ़ाई भी महंगी होती थी। उनके लिए पापा ने ट्यूशन रखी। पढ़ाई में औसत होने के चलते उनकी पढ़ाई पर खर्च भी खूब होता था। इसके बावजूद पापा ने कभी खर्चों में नानुकुर नहीं की। समय निकाल कर वे अजीत की किताब कॉपियाँ देख लिया करते थे। उधर उनकी दुकान चल निकली थी। अब पापा एक मकान भी खरीद चुके थे और दुकान भी बड़ी हो चुकी थी। दुकान में 5-5 नौकर थे जिन्हें वे अपना स्टाफ कहते थे। समय किस रफ्तार से आगे बढ़ता है, गांव घर कब पीछे छूट गए। रूपा पढ़ाई में होशियार तो थी ही, पापा की हमेशा से यही इच्छा रही कि वह डॉक्टर बने, तो इस दिशा में उसने अपनी कोशिश जारी रखी। यही वजह थी कि रूपा खुद अच्छी पढ़ाई कर मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर दिल्ली के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इस बीच पापा को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वे 9वीं फेल है और आज अजीत उन पर ताना कस रहा है कि वे कुछ नहीं जानते। अचानक रूपा को कुछ खटका सा हुआ तो वह जाग गई। अरे तुम इतनी जल्दी सो गई? अजीत उससे पूछ रहा था। अभी तो 9 ही बजे हैं, तबीयत ठीक है ना? क्या तुम्हारी छुट्टियों में आई हो तो कहीं घूमने टहलने जाना चाहिए। बाजार की रंगीनियों की तरफ तो देखो, चारों तरफ साफ सफाई है, दुकानें कितनी सजी धजी है, बाहर लोगों के हुजूम खरीदारी के लिए निकले हुए हैं। कितना भला और अच्छा दिख रहा है शहर। वह तो ठीक है भैया कि सब कुछ अच्छा भला दिख रहा है, मगर तुमने पापा को जो कहा वह अच्छा था क्या? पापा खुद पढ़ नहीं पाए, इसके पीछे की वजह को हमें जानना चाहिए कि नहीं? तुमने उन्हें 9वीं फेल कहा, उसको इस बात से कितनी चोट लगी होगी, इसका अंदाज़ा तुम्हें है क्या? तुमने ठीक कहा रूपा, अजीत बोला। पढ़ाई के लिए कीमत चुकानी होती है और जब पैसा ना हो तो कोई कैसे पढ़ सकता है। अब देखो ना, मैं राघव के घर गया था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। वह कह रहा था कि उसके पापा के बिजनेस में ज़बरदस्त घाटा हुआ है, जिससे उस पर भारी कर्जा है। उन्होंने अपने कई स्टाफ की छुट्टी कर दी है और वह बता रहा था कि अब वह पापा के बिजनेस में ही उनकी मदद करेगा। शायद तुम नहीं जानते कि हमारे पापा के साथ भी ऐसे हालात कई बार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई छुड़वाने की बात कभी नहीं की। तुमने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, कितने दुखी होंगे वे, इसका अंदाज़ा है तुम्हें। सॉरी रूपा, अब तुम मेरा अपराध बोध और ज़्यादा ना बढ़ाओ, मैं पापा से माफ़ी मांग लूँगा। तो यह काम अभी होना चाहिए, रूपा ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक पापा अंदर आए। मैं तो अपने अंदर के अधूरेपन को तुम्हारी पढ़ाई से पूरा कर रहा हूँ, तुम खुश रहो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अजीत सिर झुकाए खड़ा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब